बेटा ये एक टॉपिक था इसी चैप्टर में जो रिएक्शन सबने पढ़ी थी ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड है, बेसिकली कोई ख़ास बात नहीं है। रिएक्शन तो चलो ये देखो, जैसे रिएक्शन तो सिंपल ऐसे ही थी कि जैसे ये आर एक्स आ गया, आर मतलब हाइड्रोकार्बन ग्रुप, एक्स हो गए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसके साथ कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो NU नेगेटिव है वो इसकी जगह पे आ जाएगा और एक्स नेगेटिव अलग हो जाएगा, और ये इस तरह से रिएक्शन होगी। तो ये रिएक्शन सारी आपने नोट्स में हो चुकी हैं, डिस्कस हो चुकी हैं। बस मेन बात है, कई बार ना एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे बताओ, मेन ये है, ये देखो, जैसे बताओ कहता है NaOH में न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, OH नेगेटिव। ये आपको आना चाहिए। मेन ये दो चीज़ें हैं, मतलब फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, एक ये फर्स्ट वाला और एक ये सेकंड वाला, ये आपको पढ़ने के लिए देना था, तो इसलिए ये बता रहा हूँ बेटा। तो देखो मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट देखो, जैसे NaOH आ गया, तो NaOH है, एक सेकंड बेटा, मेन जो पढ़ना है हम उस पर फोकस करते हैं। तो एक तो ये याद रखना है, ये देखो इसने क्या बताया, एक तो रिएजेंट याद रखना है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल याद रखना है। ये आपकी बुक में है, बुक में एक सेकंड पहले आप ये भी देख लो, ये 10.4 टेबल मिल जाएगा आपको जब स्टार्टिंग में जाओगे, 10.4 टेबल मिल जाएगा। तो 10.4 टेबल को, इसको अंडरलाइन कर लेना, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको अंडरलाइन किया हुआ। तो इस चीज़ को पढ़ना है, और इसमें मेन ये दो चीज़ें पढ़नी है, रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल, इसकी बात हो रही है। न्यूक्लियोफाइल को अटैकिंग रिएजेंट भी कह सकते हो, कि जिसने अटैक करना है रिएक्शन में। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पहले तो वो याद कर लेते हैं, कई बार बता दिया, N4 नेगेटिव, N4 न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे जब रिएजेंट NaOH या KOH है, तो न्यूक्लियोफाइल यानी नेगेटिव कौन होगा, OH नेगेटिव, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरा, जब रिएजेंट वाटर है, तो अब इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि वाटर को रिएक्शन में जब लिखते हैं तो हम ऐसे करके लिखते हैं HOH, और हम कहते हैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। लेकिन न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव नहीं बताना वाटर में, नहीं तो गलत हो जाएगा। वाटर खुद ही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। क्यों करता है वाटर न्यूक्लियोफाइल का काम, क्योंकि वाटर में ये जो O है, O जो H2O है, H2O में ऐसे होता है ना, ये H2O है, तो H2O में O के ऊपर क्या होते हैं, ये जो डॉट बना रहा हूँ मैं, ये क्या है, ये दो लोन पेयर होते हैं। तो इस तरह से, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर इस तरह से दो लोन पेयर होते हैं, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। तो ओवरऑल वाटर जो है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। और नेक्स्ट आ जाते हैं NaOR। अब ये NaOR है क्या, पहले तो Na पॉजिटिव और RO नेगेटिव। तो R अल्काइल हो गया और O नेगेटिव हो गया अल्कोक्साइड, तो ये हो गया सोडियम अल्कोक्साइड की बात कर रहा है। तो यहाँ तो सिंपल है बेटा, नेगेटिव कौन हुआ, Na तो पॉजिटिव है, तो जो बच गया वो नेगेटिव है, यानी RO नेगेटिव, ये आ गया। इसको अल्कोक्साइड आयन भी कह सकते हैं। जो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ अगर एक्स्ट्रा आपको लगती हैं तो वो यहाँ लिख दो, जैसे इसका नाम लिख दो अल्कोक्साइड। और ये वाटर में जैसे मैंने बताया O पे लोन पेयर होते हैं, तो इसलिए ये H2O कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो NaI, ये आसानी है बेटा, न्यूक्लियोफाइल मतलब नेगेटिव ढूंढना है, तो Na पॉजिटिव होता है, I नेगेटिव होता है, तो इसलिए I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हो गया। इसी तरह से अब देखो ये चीज़ कॉमन है यहाँ पे, मैं बताऊँ आपको, तो कौन सी, एक ये वाटर वाली बात जो बताई, और दूसरा ये अमोनिया वाली बात जो बताई। तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल हैं। क्यों न्यूक्लियोफाइल हैं कंप्लीट बेटा, क्योंकि जैसे O पे मैंने बताया कि O पे यहाँ पे दो लोन पेयर हैं, वैसे ही नाइट्रोजन में भी अमोनिया में क्या होता है बेटा, इधर N के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, जैसे मैंने ये दो डॉट बनाए, तो सॉरी दो लोन पेयर नहीं, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर आएगा। हाँ, वाटर में ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, जैसे मैंने पीछे वीडियो में दिखाया अभी आपको। तो ये है, तो जैसे आप इस NH3 को देखो, NH3 में N के ऊपर लोन पेयर है, तो ये कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल है। इसको ऐसे नहीं करना H पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। हाँ, रिएक्शन जब करते हैं, जैसे मैंने वाटर में भी कहा कि जब रिएक्शन करते हो तो H और OH लिखते हो, वैसे ही अमोनिया की रिएक्शन में मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि जब तक H है उसके साथ H पॉजिटिव निकालते रहो, जो बच गया वो नेगेटिव। पर जब न्यूक्लियोफाइल पूछेगा कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो कंप्लीट बताना है, वाटर में भी और NH3 में भी, क्योंकि इन दोनों में लोन पेयर आ गया। सेम वही चीज़ अब जो NH3 के लिए एप्लीकेबल है, वो इसी तरह से एमीन्स के लिए भी एप्लीकेबल है। ये भी जैसे अमोनिया जो है हमारा, अमोनिया हमारा न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि N पे लोन पेयर है। तो वही चीज़ अगले में भी तो ट्रू रहेगी, ये जो अमीन आ गया यानी RNH2, ये भी तो न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने ये दो डॉट से बनाया ना N के ऊपर बेटा, तो सेम दो डॉट यानी लोन पेयर N पे यहाँ पे भी है, तो ये भी कंप्लीट हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। सेम ये अगले में भी, ये भी अमीन है, ये एक अल्काइल ग्रुप था, ये 1 डिग्री अमीन है, ये दो हो गए तो ये 2 डिग्री अमीन है। लेकिन बात तो वही रही कि नाइट्रोजन पे
क्या हैं, दो लोन पेयर, सॉरी एक लोन पेयर है यानी दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये कंप्लीट जो है इसको आपने क्या कंसीडर करना है, न्यूक्लियोफाइल कंसीडर करना है। यहाँ पे ना ये मिसिंग है तो ये लिख लेना है, एन आ जाएगा यहाँ पे, ये सेम रहेगा, ये एन आना है यहाँ पे, आर डबल डैश और एन एच ये। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं KCN। अब ये KCN तो मैंने आपको समझाया भी था। KCN में भी K पॉजिटिव और C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव होता है, जिसमें C पे नेगेटिव चार्ज भी आता है, जैसे ये लिखा हुआ है इसने, और इसको मैं बना भी देता हूँ। अगर ये इस तरह से होता है C ट्रिपल बॉन्ड N पे लोन पेयर आ जाएगा और C पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो कौन न्यूक्लियोफाइल है, CN नेगेटिव। इस तरह से ये हमारे पास आता है। और नेक्स्ट होता है AgCN। तो AgCN में अब ये Ag और CN के बीच में जो बॉन्ड होती है, ये बॉन्ड, ये आपको नोट्स में बताया, ये आयनिक बॉन्ड नहीं है, ये कोवलेंट है। कोवलेंट है तो ये सारा का सारा, जैसे H2O नहीं चल रहा है, H2O NH3 ये जो चल रहे हैं, ये सारे चल रहे हैं, क्यों, ये कोवलेंट बॉन्ड है तो ये पूरा का पूरा है। उसी तरह से ये जो AgCN है, AgCN भी कोवलेंट होता है बेटा, तो ये कंप्लीट ही इधर आएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। और इसमें न्यूक्लियोफाइल होने का रीज़न क्या है, N पे लोन पेयर प्रेजेंट होना। जैसे NH3 में N पे लोन पेयर होते थे, यहाँ पे NH3 में N पे लोन पेयर होते थे ना, तो उसकी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल होता था। सेम वही चीज़ यहाँ पे AgCN में भी आ जाएगी बेटा, AgCN भी कंप्लीट ही न्यूक्लियोफाइल जाएगा क्योंकि N पे लोन पेयर है। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, KNO2। अब KNO2 को भी कैसे लिख सकते हो, KNO2 को आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, K पॉजिटिव और O नेगेटिव और N डबल बॉन्ड O ऐसे। तो यहाँ पे भी ये तो पॉजिटिव हो गया, न्यूक्लियोफाइल ये हो गया बेटा ONO, जिसमें O पे नेगेटिव चार्ज है, इस यहाँ पे नेगेटिव आएगा इसके अकॉर्डिंग। जैसे ये ONO है ना, तो ये ONO इसने ऐसे करके लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा, मतलब पहले O लिख दिया, फिर डबल बॉन्ड बनाई इसने, फिर N और फिर बाद में O नेगेटिव, तो ये O पे नेगेटिव लगा देना, ऐसे है। अच्छा नेक्स्ट आता है AgNO2। अब फिर वही चीज़ जैसे KCN में बताया, ये तो आयनिक होता है, तो K पॉजिटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल का पार्ट नहीं है, लेकिन AgNO2 है, ये कोवलेंट है। कोवलेंट है तो ये कंप्लीट ही जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो AgNO2 है इसमें ये लोन पेयर है ना हमारे पास, किस पे, N पे, O पे भी है लेकिन N के लोन पेयर से वो न्यूक्लियोफिलिक साइड का काम करता है, तो इसलिए ये AgNO2 भी कंप्लीट न्यूक्लियोफाइल जाएगा। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं R-COOAg। अब यहाँ पे क्या होता है, RCOOAg में O पे नेगेटिव चार्ज आता है और Ag पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसलिए ये जो है हमारा Ag पॉजिटिव ये अलग हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, देखो आप बोलोगे इसकी सर यहाँ पे तो आपने बोला Ag पे पॉजिटिव नहीं आता, ये कोवलेंट है, या इसी तरह से आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी नहीं बोला। तो मेन बात क्या है बेटा, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता है कि वो Ag के इलेक्ट्रॉन्स खींच ले और अपने ऊपर पूरा खींच ले और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज और Ag के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दे। और सेम बात यहाँ पे भी बेटा, AgNO2 में भी यहाँ पे N से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन भी इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो Ag के पूरे इलेक्ट्रॉन्स खींच ले और N अपने ऊपर तो नेगेटिव और Ag पे पॉजिटिव चार्ज बना दे। तो सेम ये चीज़ है, लेकिन यहाँ पे Ag किससे जुड़ा है, O से। O सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसलिए क्योंकि सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पीरियोडिक टेबल में हमारे, तो O Ag से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, O पे नेगेटिव और Ag पे पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। तो नेगेटिव क्योंकि O पे है तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ RCOO नेगेटिव ऐसे। अच्छा नेक्स्ट आता है LiLH4। ये वाला पर मैंने नोट्स में भी आपको बताया है LiLH4 का, और मैं फिर बता देता हूँ। देखो होता क्या है, LiLH4 में Li पे पॉजिटिव चार्ज है, और जैसे Al है, Al पे भी 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव तो H पे ही रहा ना बेटा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल सिर्फ H है, H नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव लगा देना। ये हाइड्राइड आयन है, ठीक है, कौन है ये, हाइड्राइड आयन बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट आ गया बेटा RM। M नेचुरली मेटल है, ये M किसके लिए, मेटल के लिए, तो मेटल्स पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव तो R पे ही हुआ, तो इसलिए R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो ये आपका टेबल है 10.4, इसको जो मैंने समझाया वो चीज़ आपने देख लेनी और बुक में नोट कर लेना 10.4 टेबल पे। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ये आपका है पेज नंबर 299 पे है, और ये इन्वर्जन और रिटेंशन और रेजमाइजेशन वाला टॉपिक है, तो ये देखना अपनी बुक में और वहाँ पे नोट करना है इसको।
और इससे पहले आपको वो SN1 SN2 जो सिखाया वो भी याद रहना चाहिए। तो चलो मैं मेन बात बताता हूँ। देखो पर जिसको वो आता है वो ये जल्दी समझेगा। ये देखो, ये कंपाउंड को देखना है और आपने दूसरा इस कंपाउंड को देखना है। इन दोनों में मेन बात ये समझाई गई है बेटा, ये जो X है ना, X न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नेगेटिव जैसे क्लोरीन, और इसी तरह से Y भी न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे किया क्या जा रहा है, ये X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है, कहता है इसकी जगह कौन आ गया, Y नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आ गया। लेकिन आप इसको ध्यान से देखो, ये जो है, और इसको भी ध्यान से देखो, इन दोनों को ध्यान से देखो। इन दोनों को ध्यान से क्या देखो, ग्रुप्स को देखो, इनके साथ जो लगे हुए हैं ग्रुप्स हैं। जैसे C2H5 दिख रहा है आपको ये वाला, इस तरह से हाइड्रोजन दिख रहा है, फिर CH3, और ये X तो दिख ही रहा है। और इसी तरह से CH, देखो मेन बात समझा, चलो मैं ही समझाता हूँ। CH3 को देखो इधर सेंटर पे जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, इसी तरह से तो ये CH3 इधर भी आ गया। अच्छा, ये हाइड्रोजन को देखो, ये जो डैश डैश करके हाइड्रोजन लगा है, अब इसको इधर देखो लेफ्ट साइड पे, तो ये हाइड्रोजन भी आ गया। अच्छा, C2H5 इधर भी है, इधर भी है, मतलब 3 ग्रुप सेम एज इट इज़ इधर आ गए। लेकिन चेंज क्या आया, चेंज आया X पे। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे तो X था, लेकिन यहाँ पे X नहीं है, यहाँ पे Y आ गया। इसका मतलब X नेगेटिव की जगह Y नेगेटिव आ गया, ये मतलब है। लेकिन पोजीशन बदल चुकी है। शुरू में इस तरफ ये जो सेंटर पे बना हुआ है, इसमें देखो, इसमें X जो है वो एक तरह से लेफ्ट साइड पे है, लेकिन ये X इस तरह से लेफ्ट साइड पे है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट बना, इसमें Y जो है वो इस तरह से आ रहा है, राइट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब इन्वर्जन हो गई, बॉन्ड्स की पोजीशन उल्टी हो गई, पलट गई बेटा पोजीशन। तो ये जो इन्वर्जन वर्ड सिखाया था, पलट जाना बॉन्ड्स का स्पेस में, ये किस में होता था, SN2 में होता था। तो ये चीज़ आपको पहचानने आनी चाहिए। आपको ये SN2 लिखा हुआ नहीं दिया होगा, ये तो मैंने लिख दिया है, पर आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सिर्फ इतना दिया होगा आपको, ये जो SN2 है ना, मैं बता देता हूँ एक बार, ये चीज़ आपको दी होगी, और वो बोलेगा बताओ ये क्या हो रहा है, SN1 है, SN2 है, या इन्वर्जन है, रिटेंशन है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इन्वर्जन है। ये इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि पोजीशन पलटी है बेटा। X इधर इस तरफ था, जबकि इसकी जगह जो ग्रुप आया Y वो दूसरी तरफ चला गया। यानी यहाँ पे इसको मान लो ये X इस तरफ, यानी लेफ्ट साइड की तरफ बॉन्ड जा रही है, जबकि Y जो इसकी जगह आया उसकी बॉन्ड राइट साइड की तरफ जा रही है। तो पोजीशन पलट गई, उल्टी हो गई, ये इन्वर्जन हुई। तो फिर आपको याद रहना चाहिए इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन किस में हुई थी, ये हुई थी SN2 में। तो इसलिए ये जो रिएक्शन प्रोसीड हुई ये SN2 मैकेनिज्म से हुई है। अच्छा, अब दूसरा देखते हैं। देखो इसको फिर से देखो ध्यान से, और इसको भी देखो ध्यान से। अब इसने ये Y कह दिया, फिर से Y से रिएक्शन करी है, तो ध्यान से ग्रुप्स को देखो। देखो C2H5 सेम है, हाइड्रोजन सेम है, CH3 सेम है। हाँ, फ़र्क क्या पड़ा, X की जगह कौन आ गया, Y आ गया। पर अब X की जगह जो Y आया है उसकी पोजीशन को देखो। देखो इस बीच वाले कंपाउंड में देखो, ये जो बीच में है इसमें X इस तरफ दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड पे दिख रहा है एक तरह से। अच्छा, अब इसी में Y को देखो, जो प्रोडक्ट बना Y भी लेफ्ट साइड पे ही है। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन ऐसे एक जैसी ही हैं, तो यानी इन्वर्जन नहीं हुई। जैसा जिस पोजीशन पे स्पेस में X था उसी पोजीशन में स्पेस में Y आया। तो जैसा पहले था वैसे ही अभी भी नया न्यूक्लियोफाइल भी उसी तरह से प्रेजेंट है। तो अगर पोजीशन में कोई चेंज ना आए, जैसी पोजीशन पहले हो उसी तरह की पोजीशन बाद में भी रहे, तो इसको कहते हैं रिटेंशन हो गई। रिटेंशन वर्ड को आप रिटेन वर्ड से याद रख सकते हो। रिटेन क्या होता है, बनाए रखना। तो पोजीशन बनी रही वैसी की वैसी। तो ये जो हुआ, यानी यहाँ पे ये इसमें जो चेंज हुआ, ये क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन। कौन सी हुई, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, ये है। अच्छा, फिर एक फाइनल पे आ जाते हैं। फाइनली ये क्या कह रहा है, ये जो बीच वाला है कहता है इसको Y से रिएक्ट किया और A भी बना। A यानी ये देखो, ये A भी बना। तो A में मैंने अभी भी क्या बोला, रिटेंशन हुई थी, और प्लस B भी बना कहता, यानी ये भी बन गया। और ये क्या हुई थी, मैंने कहा था इन्वर्जन हुई थी। तो इसका मतलब अब ये कह रहा है कि Y से जब किया तो रिटेंशन भी हुई और
इन्वर्जन भी हुई। और इसने देखो ए और बी के नीचे कोई ऐसे नहीं लिखा है ये 60% बना, ये 40 बना, कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब ये दोनों बराबर बने, यानी रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक दूसरे के इक्वल आई हैं। तो ऐसा कहाँ होता था बेटा कि जहाँ पे रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होती थी और दोनों इक्वल लेवल पे होती थी, इक्वल एक्सटेंट तक बराबर होती थी। तो ये होता है SN1 मैकेनिज़्म में। तो इसलिए ये जो बीच वाली रिएक्शन हुई ये SN1 मैकेनिज़्म से हुई। तो ये चीज़ है, तो ये मैंने समझाया है, पर बेटा अच्छे से उसी बच्चे को पता लगा होगा जिसको SN1 SN2 जिसने अच्छे से पढ़ लिया है उसको लगेगा पता। तो ये है। और नेक्स्ट आता है देखो पोली हेलोजन कंपाउंड्स। तो पोली हेलोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। चलो देखो, पोली वर्ड का मतलब क्या होता है? मैनी। तो जब एक से ज़्यादा हेलोजन एटम्स लगे हों तो उनको पोली हेलोजन कंपाउंड्स कह देंगे। जैसे कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम आर यूजली रेफर टू एज पोली हेलोजन कंपाउंड्स, यानी वो कार्बन कंपाउंड्स जिनमें मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा हेलोजन एटम प्रेजेंट हो तो उनको हमने कहना है पोली हेलोजन कंपाउंड्स। ये है। अच्छा, अब इसमें देखो, इसमें फर्स्ट कौन आ गया? डाईक्लोरोमीथेन आ गया। डाईक्लोरोमीथेन का दूसरा नाम क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड। मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है? CH2Cl2, ये होता है मिथाइलिन क्लोराइड। तो डाई, ये बेटा यूजेस और हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, इनको जस्ट रीड करते रहा करो, बार बार पढ़ते रहा करो जब भी चैप्टर है, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं हो जाते। जब भी इस चैप्टर को पढ़ो इसको 2 बार रीड कर लिया करो। मैं रट्टा लगाने को नहीं कह रहा कि बस रटने बैठ जाओ, आज याद ही हो जाने चाहिए, बस इसको आप पढ़ लिया करो बार बार। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे, आपको लास्ट में फाइनल पेपर के टाइम तक कुछ याद हो जाएंगे और उस टाइम कुछ रट्टा लगाना भी पड़ा तो आसान लगेगा आपको, ये अटपटा नहीं लगेगा। तो पर इसको जितना मैंने अंडरलाइन कराया हुआ है ना, ब्लैक से आपको दिख रहा है, उतना ज़रूर पढ़ा करो हर बार। ये है इसका तरीका बस। तो डाईक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड जो है कहता है वाइडली यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, एज अ पेंट रिमूवर। तो सॉल्वेंट की तरह यूज़ होता है एज अ पेंट रिमूवर, पेंट को हटाने के लिए। एज अ प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, प्रोपेलेंट होता है जो रॉकेट्स वगैरह में फ्यूल यूज़ करते हैं ना उसको। और एरोसोल मतलब जो जिसमें मेनली एरोसोल उनको कहते थे ना बेटा जिसमें डिस्पर्शन मीडियम जो है वो एयर हो, गैस हो, वो चीज़ होती है बेटा। ये आपको उसमें सरफेस केमिस्ट्री वाले में पढ़ाया आपको। एंड एज अ सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ वगैरह बनाने में भी इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज अ मेटल क्लींजिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मेटल को क्लीन करना या उसको एक बढ़िया शाइन देना, वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्सपोजर टू लोअर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन ईयर कैन लीड स्लाइटली इम्पेयर्ड हियरिंग एंड विजन। तो कहता है इसका जो एक्सपोजर यानी इसके कांटेक्ट में अगर कोई आ जाए तो इससे जो है वो एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट पड़ता है, दूसरा इम्पेयर्ड यानी सुनने और देखने की एबिलिटी को भी ये कम कर देता है। अच्छा, हायर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजीनेस, डिजीनेस मतलब थकावट सी आ जाना, कमजोरी आ जाना। नोजिया, नोजिया मतलब वो वोमिटिंग टाइप कह लो या वोमिटिंग टाइप भी कह सकते हो। टिंगलिंग एंड नमनेस इन द फिंगर्स, यानी फिंगर्स जो होती हैं वो उनका हिलते रहना, मतलब वीकनेस की वजह से, घबराहट की वजह से ये कांपना जो होता है उसको कह सकते हो आप। एंड टॉज। अच्छा, इन ह्यूमंस डायरेक्ट स्किन कॉन्टैक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड कॉजेज इंटेंस बर्निंग एंड माइल्ड रेडनेस ऑफ द स्किन। तो अगर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में स्किन के आ जाए तो एक तो जलन भी होगी और स्किन जो है वो लाल हो जाएगी, इस तरह से कह रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द आइज कैन बर्न द कॉर्निया, तो ये आइज के कॉन्टैक्ट से, ऊपर भी लिखा था, ये विज़न को कम कर देता है। तो ये चीज़ आई बेटा। नेक्स्ट आता है ट्राईक्लोरोमीथेन। ट्राईक्लोरोमीथेन क्या होता है बेटा? ट्राईक्लोरो यानी 3 तो आगे क्लोरीन और CH, Cl3, इसको कहते हैं ट्राईक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है इसका, क्लोरोफॉर्म पता होना चाहिए। सेम ऐसे ही होता है, जैसे ब्रोमोफॉर्म बोलूँगा तो CHBr3 हो जाएगा, आइडोफॉर्म बोलूँगा तो CHI3 हो जाएगा, तो ये चीज़ आनी चाहिए। अच्छा, क्लोरोफॉर्म की बात चल रही है, देखो द मेजर यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज़ अ
इज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। कहता है ये एक तो रेफ्रिजरेंट बनाने के काम आते हैं। रेफ्रिजरेंट मतलब जैसे एयर कंडीशनर्स में गैस होती है या फ्रिज में भी गैस यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ रेफ्रिजरेंट। आर वर्ड जो है वो रेफ्रिजरेंट वर्ड का छोटा सिंबल है, और 22 ये नंबर होता है। बेसिकली 22 जो है इसको पढ़ा जब जाता है ये 022 बोला जाता है। ये मैं आगे सिखाता हूँ आपको। ये नंबर ऑफ मतलब कितने कार्बन एटम हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है और कितने फ्लोरीन एटम है, उसके लिए होता है। वो मैं आगे बताऊंगा बेटा आपको, ठीक है। तो ये कहता R22 बनाया जाता है। आर फॉर रेफ्रिजरेंट। अच्छा, इट वॉज वंस यूज एज अ जनरल अनास्थेटिक इन सर्जरी। बेहोश करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। बट हैज़ रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर अनास्थेटिक सच एज ईथर। पर अब इसको कम जो जहरीले होते हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं, जैसे ईथर वगैरह से। अच्छा, फिर क्या कहता है, क्रोनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू द लीवर। तो एक तो क्रोनिक मतलब लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक आप इसका कांटेक्ट में रहो तो ये लीवर को डैमेज कर सकता है। और ये कह रहा है, देखो होता क्या है एक्चुअल में, क्लोरोफॉर्म बॉडी के अंदर ना फोस्जीन में बन जाती है। फोस्जीन बड़ी पॉइजनस गैस है बेटा, बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है ये फोस्जीन। अच्छा, एंड टू द किडनीज एंड सम पीपल डेवलप सोर्स व्हेन द स्किन इज इमर्स्ड इन क्लोरोफॉर्म। तो ये है कहता किडनीज को भी इफेक्ट करती है और कई जख्म से भी बन सकते हैं स्किन में क्लोरोफॉर्म से। अच्छा, क्लोरोफॉर्म इज स्लोली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये यहाँ से ये देखो, ये यहाँ पे ना लिखा भी है ये इंपॉर्टेंट। तो ये 4 पॉइंट, ये 4 लाइन है, ये इनके लिए कह रहा है। ये जो लाइन आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्लोरोफॉर्म से बेसिकली। Chloroform is slowly oxidized by air in presence of light to an extremely poisonous gas, carbonyl chloride, also known as phosgene। इसको दोबारा पढ़ो लाइन को, देखो क्या कह रहे हैं। क्लोरोफॉर्म स्लोली ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, यानी क्लोरोफॉर्म एयर के कांटेक्ट में धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाती है, और लाइट भी चाहिए साथ में। एयर और लाइट की प्रेजेंस में ये कहता धीरे धीरे ऑक्सीडाइज हो जाती है और बहुत ज़्यादा हाईली एक्सट्रीमली पॉइजनस गैस में बदल जाती है। कौन सी है वो, कार्बोनिल क्लोराइड या फोस्जीन। तो ये कह रहा है। तो अब हमने तो लैब में भी क्लोरोफॉर्म वगैरह रखी होती है, तो फिर ये तो बड़ी, अगर ये लाइट और एयर मिल गई तो ये तो हाईली पॉइजनस गैस में चेंज हो जाएगी, जिससे कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। तो फिर ऐसा ना हो तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो इट इज़ देयर फॉर, ये देखो स्टोर्ड इन क्लोज्ड डार्क कलर्ड बोटल्स। एक तो क्लोज्ड इसलिए ताकि एयर को जाने को एंट्री ना मिले, और कलर्ड बोटल्स, कलर्ड इसलिए ताकि सनलाइट के कांटेक्ट, सनलाइट में बाहर धूप में ले भी गए, पहले तो लेकर ही नहीं जानी होती है बोतल, पर फिर भी चलो, तो वो कलर्ड से वो लाइट जो है वो अंदर एंटर ना करे, सनलाइट, इसलिए। अच्छा, कंप्लीटली फिल्ड, ऊपर तक भर के रखा जाता है इसलिए ताकि एयर को जगह ही ना मिले, सो डैट एयर इज़ केप्ट आउट, ये चीज़ होती है। और ये रिएक्शन, ये देखो जो ये कह रहे हैं ना कि क्लोरोफॉर्म जो है वो एयर की प्रेजेंस में हाईली पॉइजनस गैस बन जाती है, तो वो बताया हुआ है। ये देखो CHCl3 और O2, तो हाईली पॉइजन गैस, फोस्जीन का फॉर्मूला याद रखना है, COCl2 और 2HCl अलग हो जाएगा। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, R22 बता रहा था ना, ये देखो R22 का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, ये है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, R22 में बेसिकली 022 बोलना इसको, ठीक है, 022 बोलना। तो होता क्या है इसमें, जैसे हमारे पास फ्लोरीन आ गए ना 2, ये देखो फ्लोरीन कितने आ गए, 2 आ गए हमारे पास। तो ये लास्ट नंबर जो होता है ये फ्लोरीन के लिए होता है, इधर है आगे बेटा, ये बताया हुआ है, ये देखो ये होता है, ये है पहला नंबर जो होता है वो होता है कार्बन -1, दूसरा नंबर होता है हाइड्रोजन +1, और तीसरा फ्लोरीन के लिए होता है। तो देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ, जैसे इसने क्या लिखा है, वैसे ये सिलेबस में नहीं है आपके, जस्ट आपका नॉलेज थोड़ा और बढ़ जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो ये 022 होता है, एक सेकंड रुकना, टाइम काफ़ी हो गया वीडियो का, आगे अगले मैं बताता हूँ बेटा। ये